तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है उनको, जो क्योंग से बोल रहा होता है कि देर से आने के लिए मुझे माफ़ कर देना क्यों, और मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और उसे भी बहुत मिस किया। और यहाँ पे P4 का बात हो रहा था। उसके बाद उन P4 का बॉडी देखता है जहाँ पे उसे गोली लगी हुई थी, लेकिन P4 बच गया था क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था। उसके बाद उन P4 को देखकर सोचता है कि ग्लोरी गार्ड में ऐसा एक भी इंसान नहीं है जो दाक्यों को जानता हो, लेकिन एक ही आदमी है जो क्यों को जानता है, और वो है ये सीक्रेट एजेंट, जिसका नाम भी अभी तक पता नहीं है किसी को, और ग्लोरी गार्ड में इसका नाम भी एग्जिस्ट नहीं करता है। और ये वही आदमी है जिसने मेरी माँ की मृत्यु में पार्टिसिपेट किया, इसलिए मैं इसे देखना चाहता था। और इधर P4 सोच रहा होता है कि आखिर ये आदमी यहाँ कैसे आया। उसके बाद उन P4 से अपने सीक्रेट लैंग्वेज में बात करता है, और वह इसलिए सीक्रेट लैंग्वेज में बात करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि क्योंकि उसके बारे में कुछ पता चले, जो भी वो लोग बात कर रहा है। और वो P4 से बोलता है कि तुम तो वही हो ना ग्लोरी गार्ड के मेन मेंबर, जो कि चेयरमैन ली के अंधभक्त हो और उनके लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो। उसके बाद बोलता है कि तुम एक घुस बैठी हो जो कि मेरी मॉम के गुट में शामिल हुए और उनके बच्चे को बचाए, तो क्या कुछ अटैचमेंट हो गया था जो मेरी मॉम के बच्चों को बचाया तुमने। तो ये सुन के P4 शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि आखिर इसे ये सब कैसे पता चला, ये सब इसे नहीं पता चलना चाहिए था, इसे जानना भी नहीं चाहिए था, लेकिन कैसे पता चला। तभी उन बोलता है कि वैसे तुमने उस टाइम तो मेरी मॉम के बच्चों को बचाया, तो फिर अब इसे दोबारा क्यों मारना चाहते हो, क्या तुम्हें अब डर लग रहा है इनसे। और तुम तो चेयरमैन ली के एक प्याले हो, तो तुम्हारे पास अपना कोई भी प्लान नहीं होना चाहिए जो तुम इन्हें मारने के लिए आ गए हो। और तुम एक ख़राब प्रोडक्ट हो चेयरमैन ली के, जो अपने से डिसीज़न लेता है, तो तुम उसके लोयल प्याले तो नहीं हुए। तो P4 सोचता है कि मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन एक बात के लिए मैं श्योर हूँ, यहाँ पे अगर मैं कोई भी चालाकी दिखाऊंगा तो वो वर्क नहीं करेगा, मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए अभी जो भी ये बोलेगा मुझे उसका सारा बात मानना होगा। और ऐसे वो सोच ही रहा होता है, तभी उन बोलता है कि तुमने ताई के पीछे जो अपने एजेंट लगाया है उसे तुरंत पीछे हटने के लिए कहो। तो ये सुन के P4 और शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। तो उन बोलता है कि मुझे सब कुछ पता है। तो P4 बोलता है कि अगर उच्च अधिकारी लोग को पता चल जाए कि दाक्योंग और ताई अभी तक जीवित है तो मेरे लिए बहुत खतरा हो सकता है, और तुम्हें तो पता है कि मैं ऐसे पोजीशन पे नहीं हूँ कि मैं हायर रैंक के ऑफिसर लोग को सब कुछ रिपोर्ट करूँ कि वो लोग ज़िंदा है या नहीं। इसीलिए मैंने प्लान किया कि मैं ये मैटर अपने हाथों में लूँगा और सब कुछ संभाल लूँगा और इन दोनों को मार दूँगा। तो उन ये सुनकर बोलता है कि तुम्हारा कोड नेम क्या है। तो P4 बोलता है कि मेरा नाम P4 है। तो उन बोलता है कि P4 ध्यान से सुनो, दाक्योंग और ताई तुम्हारे हाथ से 2 साल पहले ही मर चुके हैं, ठीक है। तो अब याद रखना कि हम तीनों यहाँ पे कभी नहीं मिले थे, ठीक है। तो P4 ये सुन के शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि नहीं, ये कभी नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब मुझे इसका डीप मीनिंग समझ में आ गया, जब बॉस ने मुझे कहा था कि मेरे बच्चों को छोड़ देना और इसलिए मैं तुम्हें छोड़ दे रही हूँ। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि बॉस उस दिन मेरे ऊपर दया नहीं दिखाई थी, बल्कि उसने मुझे एक ऐसे जाल में फंसाया जिससे मैं चाह कर भी कभी नहीं छूट सकता। और मैंने उनके जाल में फंस कर उनसे प्रॉमिस किया और उनके बच्चों को उस टाइम छोड़ दिया, जाने दिया, और आज उनके द्वारा बनाए गए जाल में मैं फंस गया और मैं अपने से कोई डिसीज़न नहीं ले सकता, बल्कि सामने वाला जो मुझे ऑर्डर देगा मैं वही कर पाऊँगा। और बॉस ने मुझे जिन बेड़ियों में जकड़ कर रखा है उनसे अब मैं मौत के बाद ही रिहा हो पाऊँगा। उसके बाद सोचता है कि मैं ये सब सोच सोच के पागल हो जाऊँगा, वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। उसके बाद सोचता है कि इसने कहा कि अगर मैं इसका बात मानूंगा तो ये मुझे छोड़ देगा, तो ठीक है, अब मुझे यही करना पड़ेगा, क्योंकि अब मेरे पास और दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। और मुझे अब एहसास हो गया है कि बॉस ने मेरे लिए यही पनिशमेंट रखी थी। और ऐसा सोच के वो अपना चमचा लोग को कॉल करता है और बोलता है कि हे, उसका पीछा करना बंद करो, क्योंकि मुझसे गलती हो गया और मैं गलत इंसान का पीछा करने बोल रहा हूँ। तो उसका आदमी लोग बोलता है कि ठीक है बॉस। और इधर उन भी ये सब सुन रहा होता है और बोलता है गुड बाय। तो P4 सोचता है कि ये माँ बेटे दोनों जिद्दी है, इनका ब्लड लाइन ही जिद्दी है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और इधर दिखाया जाता है उनको, जो क्यों को हक करके बोल रहा होता है कि दाक्योंग दाक्योंग, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, और क्या तुम ठीक हो। और दाक्योंग अब प्लीज़ परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। तो क्यों उसका आवाज़ सुन के सोचती है कि इसका आवाज़ इतना प्यारा और क्लियर है कि ये मेरा भ्रम हो ही नहीं सकता, और जिस तरह से इसने मुझे हक करके रखा है मुझे नहीं लगता कि ये मेरा भ्रम है। और इन दोनों ने अभी जिस लैंग्वेज में बात करी मैं उस लैंग्वेज को नहीं पहचानती, इसलिए मुझे सब कुछ अलग ही अलग लग रहा था, और मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं सपना देख रही हूँ, या फिर मैं पहले ही मर चुकी हूँ, या फिर मैं जीवन और मृत्यु के बीच में फंसी हुई हूँ। लेकिन अब मुझे इसका आवाज़, इसका एहसास से यकीन हो गया है कि ये जो कुछ भी है वो सब कुछ सच है और मैं इसे पहचानती हूँ। और ऐसे सोच के बोलती है कि हाँ जंगुन, क्या ये सच में तुम हो। तो उन बोलता है पीछे से कि हाँ ये मैं हूँ।
उसके बाद बोलता है कि दाग्यूं, हमारे बीच में एक लेयर है जिसके कारण मैं तुम्हें ठीक से नहीं देख पा रहा हूँ और मैं तुम्हें अच्छे से देखना चाहता हूँ, इसलिए तुम देखो ना, इस लेयर को हटाने वाला कुछ मशीन होगा साइड में, तुम उसे देख के हटाओ। तो क्यों सब समझ जाती है और उसे मिल भी जाता है और वो लेयर को हटा देती है और दोनों आमने सामने होते हैं और एक दूसरे को इतने दिनों के बाद देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और उन उसे बहुत प्यार से देख रहा होता है और उसे दाग्यूं दाग्यूं बोल रहा होता है और क्यों उसे देख के रो रही होती है, जिसको देख के उन शॉक्ड हो जाता है और क्यों मन में सोचती है कि क्या तुम सच में ज़िंदा हो उन। उसके बाद सोचती है कि ये तो क्लियर है तुम ज़िंदा हो, और ऐसे सोच के वो जल्दी से जाकर उनको हक कर लेती है, जिससे उन और शॉक्ड हो जाता है और वो उनको इतना टाइटली हक की होती है कि वो नहीं चाहती कि ये मोमेंट कभी ख़त्म हो और उसे वो नहीं छोड़ना चाहती है। उसके बाद बोलती कि मैंने सोचा था कि तुम मर गए होगे, लेकिन तुम ठीक हो तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे मुझे बता तुम इतने दिन कहाँ थे? तो उन बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तुम रो मत, प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे। तो क्यों और रोए जा रही होती है। तो उन बोलता है कि प्लीज़ दाग्यूं मत रो। तभी एक गर्ल पीछे से आकर बोलती है कि उन क्या तुम सेफ़ हो? जिसको सुन के उन शॉक्ड हो जाता है और वो गर्ल बोलती है कि तुम बहुत ही लापरवाह हो, तुम्हें इसी टाइम वापस चलना होगा। तो उन बोलता है कि प्लीज़ थोड़ी देर और रहने दो। तो गर्ल बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपको इसी टाइम चलना होगा। तो उन बोलता है कि तुम्हें पता है ना मैंने दाग्यूं को ढूंढने में कितना टाइम लगाया और आखिरकार इतने दिन के बाद मुझे दाग्यूं मिल गई, तो प्लीज़ थोड़ी देर रहने दो। तो गर्ल बोलती कि नहीं, आपको इसी टाइम हमारे साथ चलना होगा, आप नहीं रुक सकते। तो क्योंकि ये सब सुन के सोचती है कि आखिर ये कौन है और पूछती है कि कौन है ये। तो उन बोलता है कि ये मेरी गार्डियन है। तो क्यों बहुत रो रही होती और बोलती कि क्या तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे, लेकिन कहाँ? तो उन बोलता है कि मुझे अपने होम टाउन जाना होगा। तो क्यों पूछती कि लेकिन क्या तुम अभी जाओगे? वैसे हम लोग इतने दिन के बाद मिले हैं, तो प्लीज़ मुझे इस तरह से छोड़कर मत जाओ। और वो बहुत रोए जा रही होती है। उसके बाद बोलती है कि तुम क्या कह रहे हो, प्लीज़ मत जाओ। तो उन बोलता है कि मैं भी नहीं जाना चाहता। तो क्यों बोलती कि प्लीज़ मत जाओ। और इधर पीछे से गर्ल बोल रही होती है, जंग उनमिन चलो यहाँ से। तो क्यों बोलती कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज़ मत जाओ। तो उन बोलता है कि एक मिनट दाग्यूं। तो क्यों बोलती कि प्लीज़ मैंने कहा ना कि मत जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। और ऐसे बोल बोल के वो बहुत रोए जा रही होती है और उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, जिसके कारण वो उस लड़की के साइड गोली चलाकर मारती है, जिससे वो लड़की को पहले ही अंदाज़ा हो जाता है, तो वो जल्दी से बच जाती है किसी तरह से। और क्यों को इस तरह से गोली चलाते देखकर उन शॉक्ड हो जाता है और वो इस बात के लिए भी शॉक्ड हो जाता है कि आखिर वो उसके हाथ से गन कब ले ली। और ऐसे कुछ कुछ सोच ही रहा होता है, तभी क्यों उसका हाथ पकड़कर उससे अपने साथ भगाने लगती है। तो उन ये देख के और शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि प्लीज़ स्टॉप, इस तरह से मत भगाओ। और पीछे से वो एजेंट अभी भी उन चिल्ला रही होती है और इधर क्यों उसे अभी भी भगा रही होती है और उन बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा क्यों। पर क्यों उसका कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी और उसे बस भगाया जा रही थी, चाहे जितनी दूर हो सके। और ऐसे भगाते भगाते एक जगह पे फाइनली वो लोग रुक जाते हैं। उसके बाद उन हंसता और बोलता है कि दाग्यूं तुम सच में ट्रबल मेकर हो। उसके बाद बोलता है कि तुम्हें पता है कि तुम क्या की हो? तुमने अभी नेशनल खुफिया सर्विस के एजेंट को लगभग गोली से मारने वाली थी। तो क्यों बोलती कि क्या नेशनल खुफिया सर्विस? तो उन हंसता और बोलता है कि तुमने मुझे किडनैप किया, अगर तुम ऐसा नहीं करती तो भी मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला था, मैं तुम्हारे साथ ही रहता उस टाइम। और मैं सोच रहा था कि मैं किस तरह से बचकर भागूं, मैं प्लान ही बना रहा था। तो क्यों बोलती कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे कुछ पता नहीं चला जल्दी जल्दी में। उसके बाद बोलती कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, जो मैंने तुम्हें ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाल दिया, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो उन बोलते कि कोई बात नहीं, सॉरी मत बोलो। तो क्यों बोलती है कि मैं बस यही चाह रही थी कि तुम मेरे नज़र से दोबारा गायब ना हो, इसलिए मुझे जो समझ में आया मैंने वो किया, और मैं इसलिए तुम्हारे गार्डियन को मारने वाली थी, पर मुझे पता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए और मेरा दिमाग भी अभी सही से काम नहीं कर रहा है और मैं इस टाइम बहुत परेशान हूँ, इसलिए मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, और मुझे जो सही लग रहा है मैं वो कर रही हूँ, इसलिए प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर देना। उसके बाद बोलती कि जब तुम गायब हो गए थे तब मैं बहुत पेन में थी, और तुम अभी फिर से क्या है कि तुम फिर से गायब हो जाओगे। तो ये सुन के मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं तुम्हें दोबारा से खोना नहीं चाहती थी। और तुम्हें बताऊँ एक चीज़, जो भी चीज़ मैं छूती हूँ वो मेरे से दूर हो जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। जो भी चीज़ मैं चाहती हूँ पता नहीं वो क्यों मेरे से छिन जाता है। और ऐसे बोल बोल के वो बहुत रो रही होती है। तो उन बोलता है कि दाग्यूं तुम्हें नहीं पता कि तुम मुझे इस तरह से भगा कर लाई तो मुझे कितना अच्छा फील हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं आज़ाद हो गया हूँ और मैं इस खुली इन्वायरमेंट में सांस ले सकता हूँ। उसके बाद बोलता है कि दाग्यूं मैं एक ऐसी जगह पे पला बड़ा हूँ जहाँ एक भी गलती बर्दाश्त नहीं किया जाता था, और वहाँ पे सबको परफेक्शन चाहिए होता था, और मैं हर तरह से परफेक्ट था, इसलिए लोग कहते थे मेरे जैसा डिसिप्लिन बेटा होना बहुत सौभाग्य की बात है। लेकिन दाग्यूं तुम्हें नहीं पता कि ये मेरे लिए कितना सफोकेटिंग है, इसलिए दाग्यूं जो तुम की हो मुझे वो बहुत अच्छा लगा है।
और तुम ऐसा जो भी गड़बड़ करती हो वो मेरे लिए परफेक्ट है, और तुम जो भी कुछ करती हो मुझे उससे प्यार है। जिसको सुन के क्यों शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं था कि उन ऐसा कुछ बोलेगा। और उन प्यार से उसका आंसू पोंछ रहा होता है और बोलता है कि तुमने जो कुछ किया वो बहुत अच्छा था, और थैंक यू, तुम मुझे यहाँ पर लेकर आई। मैं यही चाहता था और मैं यही बोलना भी चाहता था जो मैं बोल नहीं पा रहा था। उसके बाद बोलता है कि दाग्यूं प्लीज़ रो मत, सब कुछ ठीक है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ, और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अब आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।